तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के अकॉर्डिंग पे हमें बताना है कि H2 का फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो ठीक है, बताते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर थी? रिपल्शन और अट्रैक्शन के ऊपर था ना। चलो देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो किससे बनेगा? हाइड्रोजन के दो एटम से बनेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक एटम और ये है हाइड्रोजन का दूसरा एटम। एक एटम को हम मान लेते हैं A और दूसरे को मान लेते हैं B, है ना। ये क्या बनाएगा तुम्हारा? H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा ये। ठीक है, अब ये बात तो तुम हमेशा याद रखना कि ये जो एटम्स की जो एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। एनर्जी जो है इन एटम्स की, जब वो एटम में है ना, मतलब अकेले अकेले प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी क्या होती है? इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट होती है 435.5 kJ मोल। ठीक है, इतनी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब इतना एनर्जी बस रिलीज होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो हमें ये पता है। अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, देखो अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि हम मानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है Ha, ठीक है, और एक और हाइड्रोजन एटम है Hb। अब इनका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? Ha का इलेक्ट्रॉन हम एज्यूम करते हैं कि वो है Ea, ठीक है, और Hb का इलेक्ट्रॉन है Eb। ठीक, बस ये इतना समझो। अब समझो क्या होगा कि जो Ha और Ea के बीच में पहले से ही बॉन्डिंग होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, वो वाला इलेक्ट्रॉन तो रखा ही होगा और इनके बीच में भी पहले से बॉन्डिंग होगी। अब क्या हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा कि जो Ea है ये क्या करेगा? इसके साइड अट्रैक्शन करेगा। Ea क्या करेगा? Hb का जो न्यूक्लियस है उसको खींचेगा। ठीक, यहां पर भी सिमिलर होगा, इसका खींचेगा, इसका न्यूक्लियस, Ha का न्यूक्लियस किसको खींचेगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। और इनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगा। इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब देखो यहां पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। देखो फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं। एक कर रहा है तुम्हारा रिपल्शन। रिपल्शन कौन कौन के बीच में काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ऑफ Ha एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ Eb, इलेक्ट्रॉन ऑफ Hb, इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक तो ये रिपल्शन काम कर रहा है। दूसरा रिपल्शन कौन सा काम कर रहा है भाई? इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन। ठीक है, क्या Ha और Hb के बीच में जो क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बीच में नहीं, मतलब उन दोनों का न्यूक्लियस क्या कर रहा है? उनको रिपल कर रहा है। ठीक, चलो ये तो रिपल्शन हो गया। अब दूसरा फोर्स भी तो काम कर रहा है ना, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन काम कर रहा है दूसरा। अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा? इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, तो दो तो काम कर रहे हैं ना, समझ गए बात? ठीक है, तो देखो इस Ea और Hb के न्यूक्लियस के बीच में, सिमिलरली Eb और Ha के न्यूक्लियस के बीच में। समझते जाना अब। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं ना, दो हो रहे हैं तुम्हारे क्या? रिपल्शन, और दो हो रहे हैं तुम्हारे अट्रैक्शन। समझ गए बात? इतना तो इसमें चल रहा है। अब देखो अब होता क्या है, अब देखना अच्छे से कि स्टार्टिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में जब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जब होता है क्या? अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन जो फोर्स है वो क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, वो डोमिनेटिंग होता है। मतलब कि देखो ये एक एटम A और ये एक एटम B हाइड्रोजन का, ठीक है, ये अभी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन करेंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा? अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है रिपल्सन से। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होता है, रिपल्शन कम होता है। इसके कारण ये क्या करेगा? ये जो एटम है इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, क्या होगा? पहले अप्रोचिंग होगी,
पहले वो अप्रोच करेगा। एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो अट्रैक्शन है और एंड रिपल्शन, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पे जो रिपल्शन है, ठीक है, पहले कौन कर रहा था, डोमिनेट, अट्रैक्शन कर रहा था, वो जहां पे जो रिपल्शन है वो क्या करेगा, वो एक क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एकदम कम एनर्जी में प्रेजेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्रुपिंग हो जाएगी। ये समझ गए बात, ये बॉन्डेड हो जाएंगे। समझो, अब समझो एक ग्राफ से समझते हैं हम कैसे। ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पीई, यहां पर है तुम्हारी 0, ऐसा ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखो, जब एनर्जी ज्यादा थी तो एटम क्या थे, दूर दूर प्रेजेंट थे, एटम दूर दूर प्रेजेंट थे। अब धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, तुम्हारी कम हो रही है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, रिपल्शन से। अट्रैक्शन है ज्यादा रिपल्शन से, मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है, एटम है, वो अप्रोच कर रहे हैं, ठीक, अप्रोच कर रहे हैं। अब और एनर्जी कम हुई, क्योंकि क्या होगा, इनकी एनर्जी ज्यादा थी, जब पास में आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब और एनर्जी कम होगी, तो एक टाइम बाद यहां पर जो रहेगा, यहां पे जो बॉन्डेड एटम रहेंगे, इनकी एनर्जी होगी बहुत कम, मतलब वो एक कहां पे आ गए, उनने एक ऐसी स्टेट अचीव कर ली है जहां पर रिपल्सन जो है वो इक्वल है अट्रैक्शन के, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो रहा होगा, और वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल डिस्टेंस, ठीक है। अभी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल डिस्टेंस। भाई, एक दूरी जहां पर रिपल्शन और अट्रैक्शन इक्वल हो चुके हैं, समझ गए बात। स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था, डोमिनेटिंग था, तो कौन सा, अट्रैक्शन था, डोमिनेटिंग अट्रैक्शन था, पास में आया, अप्रोच हुआ, अप्रोच के बाद थोड़ा और बॉन्डिंग हुई। तो अब ये देखो, यहां पर एनर्जी होती है बहुत कम, अलग अलग सेपरेट एटम से, ठीक है। तो ये जो है, यहां पे जो एनर्जी होती है, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, जब सेपरेट एटम प्रेजेंट थे उससे बहुत कम होती है, इसलिए ये जो एटम है अब ये बॉन्डेड ही रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गए हैं, अब ये स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। किस डिस्टेंस पर, क्रिटिकल डिस्टेंस पर, और वही क्रिटिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। समझ गए ये बात, ठीक है। तो ऐसे बनता है तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल, समझ गए, ऐसे बनता है तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल। देखो, पहले एनर्जी थी ज्यादा, ठीक है, हमने पढ़ा था ना अभी कि एनर्जी बहुत ज्यादा है अलग अलग सेपरेटेड एटम की, ठीक है, इसलिए वो थे अनस्टेबल। अब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में होता है, बिगिनिंग में, कि जो एनर्जी है, ठीक है, वो थी बहुत ज्यादा, मतलब क्या हुआ इसका, कि जब स्टार्टिंग में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन में पास आएंगे, लेकिन एक हद तक, मतलब अप्रोचिंग हो रही है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, बॉन्ड के लिए अप्रोचिंग हो रही है। अब क्या हुआ, एक हद तक वो पास में आए, अब क्या हो गया, रिपल्शन जो है वो इक्वल हो गया किसके, अट्रैक्शन के, रिपल्शन हो गया इक्वल अट्रैक्शन के, मतलब अब तुम उसके पास जाओगे, मतलब मैं तुमसे ये बोल सकता हूं कि अगर और तुमने डिस्टेंस को कर दिया कम, किससे, क्रिटिकल डिस्टेंस से, अगर तुमने डिस्टेंस को कर दिया और कम क्रिटिकल डिस्टेंस से, तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, और अगर तुमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया क्रिटिकल डिस्टेंस से, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब तुम वही बात आ गई कि एक नॉर्थ पोल, ठीक, तुम और पास लेके आओगे तो वो तो और दूर फेंकेगा, समझ गए। तो तुम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बना के रखना पड़ेगा जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है, एकदम बैलेंस फॉर्म में हो, ठीक। चलो, इतना तो हम समझ गए, ठीक। एक डिस्टेंस पे आए, अब जो डिस्टेंस पे वो हैं वहां पे एनर्जी बहुत कम है, और वहां पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब तुम्हारा एटम प्रेजेंट है जिसने H2 बनाया, वो एकदम स्टेबल फॉर्म में है, एनर्जी बहुत कम पे, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम पे, वो है एकदम स्टेबल, तो ठीक है, तो वो बनाएंगे एकदम स्टेबल H2 मॉलिक्यूल। तो ऐसे बनता है तुम्हारा H2 मॉलिक्यूल, ऐसे बनता है, फॉर्मेशन होता है H2 का, समझ गए बात। चलो, तो ये होता है कुछ प्रोसेस। चलो देखो, ये क्या है हमारा, कि राइट
द इम्पॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके लिए क्या कंडीशन है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की, मतलब किसकी बात चल रही है, LCAO की बात चल रही है ना ये, ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा है, ठीक है, इसकी लगाओ, इसकी बात चल रही है, LCAO की बात चल रही है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, मतलब किसकी बात चल रही है, H2 की बात चल रही है। H2 में कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, एक HA होगा मान लो और एक होगा तुम्हारा HB, 2 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इनके वेव फंक्शन को हम कैसे डोनेट करेंगे, साई A और इसको साई B, ऐसे डोनेट करेंगे हम, ठीक है। तो देखो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, मतलब ये 2 एटम है, ठीक है, ये 2 एटम है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा विद द हेल्प ऑफ क्या, तुम्हारा लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जब, तो या तो अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरीके से क्या बनता है तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या तो तुम इसको बनाओगे एडिशन से, या तो तुम इसको बनाओगे सब्सट्रैक्शन से, 2 चीज ही बस हो सकती है भाई, ठीक है। सब्सट्रैक्शन से क्या होगा, मान लो ये है तुम्हारा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO, क्या बनेगा, एडिशन में बनेगा साई A प्लस साई B। अब जो HA है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा 1s, इसके अंदर भी क्या है तुम्हारा 1s, ठीक है। तो देखो एनर्जी किसकी है, दोनों की सेम है, एनर्जी दोनों की सेम ही है ना, ठीक है, और ऑर्बिटल भी दोनों के सेम है, 1s, ठीक है। तो ये कंबाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन, अब 2 चीज होंगी उसमें, या तो अट्रैक्शन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्शन कह रहा हूं, एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक ये बनेगा तुम्हारा, या तो सब्सट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO इज इक्वल टू साई A माइनस साई B, ऐसे बनेगा। देखो अब अगर एडिशन होता है तो हमारा बनता है कौन सा, एडिशन अगर होता है तो हमारा कौन सा बनता है भाई, हमारा बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और जब सब्सट्रैक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बनता क्या है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसकी एनर्जी होती है ज़्यादा, इसकी एनर्जी होती है ज़्यादा, इसकी एनर्जी होती है तुम्हारी कम, ठीक है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल यही होते हैं, ठीक है, और ये थोड़े कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। चलो अब हमें बताना क्या था कि कंडीशन कौन कौन सी है। चलो मैंने बीच में कौन कौन सा चीज़ यूज़ किया, 1s और 1s, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि जब ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, मतलब जब भी क्या होगी तुम्हारी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो उनके बीच में बनेंगे जिनकी एनर्जी लेवल जो है वो सेम होगा, मतलब 1s और 1s, ठीक। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि भाई एनर्जी लेवल होना चाहिए सेम। दूसरी कंडीशन, ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई तुम्हारी, एनर्जी लेवल होनी चाहिए सेम। दूसरी कंडीशन क्या है तुम्हारी, दूसरी कंडीशन है तुम्हारी कि जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इन दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे S था, यहाँ पर भी S है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, ये S है और ये भी S है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, सेम ही है, ठीक है। अब बात कर लो तुम कोई py की, ठीक है, कोई p ऑर्बिटल की उसकी और एक s की, तो क्या होगा, साथ में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, चेंज है। समझ गए बात, ठीक है। तो पहली चीज क्या हो गई तुम्हारी, सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड जो है वो तो हर जगह पे है, हाइब्रिडाइजेशन में भी था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होना चाहिए, मतलब जो ओवरलैपिंग है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होती है। देखो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, एग्जाम्पल किसका लिया हमने, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का, मतलब H2 का। H2 में कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, सिंपल सी बात, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। उसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल होगा, 1s, इसके अंदर भी होगा 1s, मतलब उनकी एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, दोनों एक ऐसे। अब एक और चीज देखो, उन दोनों के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा,
ये थोड़ा सा एडिशनल था कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दो कंडीशन पे बनेगा, या तो सब्सट्रैक्शन होगा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर क्या होगा या एडिशन होगा मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। अगर एडिशन होगा तो क्या होगा तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सब्सट्रैक्शन होगा अगर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव से क्या बनता है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग, और उससे क्या बनता है तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव से बॉन्डिंग। तो ये थोड़ा सा एडिशनल था, लेकिन कंडीशन कौन सी थी, सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल। दूसरा था तुम्हारा सेम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सेम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। थर्ड था तुम्हारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये कुछ तीन कंडीशन है इसकी, तीन कंडीशन है इसकी, ठीक है। चलो एग्जाम्पल में हमने अभी देखा था 1s एंड 1s, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो नहीं होना चाहिए वो क्या है, s और p, ठीक। ये तो एग्जाम्पल है। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें होता ज़्यादा, सिग्मा बॉन्ड जो बनाते हैं, याद है रहा। चलो ठीक है, समझ गए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारा क्या है कि यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमें विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताना है कि Be2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ठीक है। MOT की हेल्प से हम क्या और निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वो निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या, Be2 एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। जरा लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, यही हो गया, भर गया इधर, ठीक है। बाकी के एम्प्टी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब जरा MOT बनाना इसकी क्या होगा, MOT कैसे बनाएगा, 1s ऐसा ऑर्बिटल और एक ये होता है ऑर्बिटल, ठीक। ये एक Be का, ये दूसरे Be का, और ये क्या है तुम्हारा 1s2, ये भी है तुम्हारा 1s2। यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारा Be2 का, ठीक। चलो बनाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ ये कौन सा होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग, और ये होता है तुम्हारा बॉन्डिंग। अब इसको ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पे लिखो 1s2 फुलफिल्ड है इसका बिल्कुल, यहाँ पे देखो 1s2 इसका फुलफिल्ड है और इसका 2s2 भी फुलफिल्ड है। तो ये है इसका 1s2, एक इसका और एक इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो अब एक इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी नीचे देगा, तो ये बॉन्डिंग में हो गया। उसके बाद अब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएगा, और दूसरा एक ही स्पिन में तो भर नहीं सकते हम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 2s2 की, ये आ गया 2s2, ठीक। क्या होगा, यहाँ पर भी बॉन्डिंग, यहाँ पर भी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा ऐसा, ठीक। जब एक बॉन्ड ये देगा तो एक बॉन्ड ये भी देगा, इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, ठीक है। अब देखो जरा लेबलिंग करते इसकी 1s2, तो ये क्या है तुम्हारा सिग्मा 1s2, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 2s2, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या है तुम्हारा 2s2। समझ गए बात। चलो इतना तो हमने देख लिया। अब सिंपल सी बात है एक कि बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते कैसे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। समझ गए बात। तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्डिंग में, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा 1/2 4। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने थे 4, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग कितना आएगा, एंटी बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है 0, इसीलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट नहीं करता। समझिए बात, ये क्या जाएगा 0/2। अब इसको डिवाइड कर सको तो कर लो, ठीक है, तो फिर तुम साइंटिस्ट, ठीक। देखो क्या होगा जब तुम ये करोगे, ये तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे विद द हेल्प ऑफ MOT, ठीक है। तो MOT के कारण क्या आएगा, वो आएगा तुम्हारा 0, और 0 किसी भी मतलब 0 का मतलब उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये होगा तुम्हारा आंसर। समझ गए बात। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है और क्या बताना है कि भाई इनका स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा थी। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हम किससे बता सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर से बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा बॉन्ड बना रहा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम वैसे बनाएंगे। चलो, तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया है, O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड दिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग ही करते हैं ऑक्सीजन से और उससे ही निकालेंगे हम ये सब। ठीक, तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8। तो इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p4 ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। ये क्या होगा तुम्हारा? ये देखो, ये होगा 1s2, ये हो गया एक एटम का। तो दूसरे एटम का भी क्या होगा? ये भी होगा 1s2। ठीक, तो यहाँ पर होगा तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग और यहाँ पर होगा तुम्हारा बॉन्डिंग। अब मैंने पहले ही भर दिया है। क्यों भर दिया है? देखो वो बताते हैं हम कि एक बॉन्ड ये, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। ठीक, अब बचे किसके पास? सबके पास एक एक बचे, तो एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा। एनर्जी किसकी कम होती है? इसकी कम होती है एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है तुम्हारा? एंटी बॉन्डिंग का। ये हो गया पहला। दूसरा क्या होगा तुम्हारा? दूसरा होगा तुम्हारा 2s2। यहाँ पर भी सिमिलर क्या होगा तुम्हारा? 2s2। ठीक, क्या होगा अब? ये होगा तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग, ये होगा तुम्हारा बॉन्डिंग। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये देगा। अब सेम स्पिन से तो हम भर नहीं सकते। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। समझ गए बात? देखो अब ये क्या क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा सिग्मा 1s2। ये क्या है तुम्हारा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा? 2 सिग्मा 2s2। ठीक है, और ये क्या है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, भूलना नहीं ये बात। चलो अब आते हैं हम पी पे। पी का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? क्यों बोला है? क्योंकि 2pz की जो वैल्यू है वो इसमें होती है कम। ठीक है, अब जब वैल्यू ही कम है, ये होगा इसका। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2p4, है ना, 2p4। अब क्या होगा भाई? याद रखो कि इसकी वैल्यू होती है कम, किसकी? z की। तो उसको लिखोगे तुम नीचे, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। इसकी वैल्यू होती है कम तो उसको लिखोगे नीचे। सिमिलरली अब क्या होगा? यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना। समझ गए? अब क्या बनेगा? देखो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा z में तो यहाँ पे जाएगा, मतलब x वाला x को ही देगा। ठीक, अब यह क्या करेगा? ये वाला भी देगा तो ये ऐसा जाएगा। अब क्या करेगा? ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। समझ गए बात? देखो अब क्या बचे इनके पास? देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। क्या अब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। देखो एक इलेक्ट्रॉन बस इसके पास बच रहा है क्योंकि एक तो बस दिया है ना, तो यहाँ पे एक आएगा। ठीक, और क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक यहाँ पे आएगा। समझ गए बात? ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है तुम्हारा? वो ऑक्सीजन है वो होता है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे तुम कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने बॉन्ड में है? 2 इधर हैं, ये हो गए 4 और यहाँ पे कितने हैं? 6, तो कितने हो गए? ये 10 हो गए। ये हो गए 1/2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 और यहाँ पे कितने हैं? 2, तो ये कितने हो गए? 6। तो कितना आएगा? ये आएगा 1/2 और ये 4, तो कितना हो जाएगा? ये 2। मतलब ऑक्सीजन जो है, मतलब जो ऑक्सीजन है ये क्या बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। और ये क्या है तुम्हारा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। चलो अब हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरी की बात करते हैं हम किसकी? ऑक्सीजन प्लस की। मतलब ऑक्सीजन प्लस मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया होगा? डोनेट कर दिया होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा। ठीक है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे कम करते हैं। देखो ठीक है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो वहां पे कम हो गया है। तो सिर्फ फर्क किस में आएगा? फर्क किस में आएगा? एक इलेक्ट्रॉन जो इधर गया था, जो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था वो नहीं होगा, वहां पे भी क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कम।
समझ गए बात? ठीक, ये हो गया तुम्हारा कम। अब देखो सिर्फ चेंज किस में आएगा, ये भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। देखो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सेम वही कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो देखो बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है, 2 4 और ये कितने टोटल, ये 6 मतलब 10, तो 10 तो बॉन्डिंग में प्रेजेंट ही है, लेकिन चेंज कहाँ पे आया, 2 4 और यहाँ पर एक 5, तो ये हो जाएगा 5। समझ गए बात, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग में, 2 और ये 4 और यहाँ पे कितना है सिर्फ 1, तो +1 मतलब कितना हो गया 5, 1/2, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 2.5, मतलब बॉन्ड कितना है, एंटी बॉन्डिंग कितना है इसका 2.5, एंटी बॉन्डिंग कह रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 2.5 आया, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है। समझ गए बात, इतना तो हम समझ गए। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा O2- मतलब सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। O2- मतलब किसी एक ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा होगा क्या इलेक्ट्रॉन, मतलब कि क्या होगा, ऑक्सीजन के पास O2 कितने होते हैं, O2 के पास हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन O2- के पास होंगे 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, किसी एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो इसका नॉर्मल फॉर्म है O2 का, एक इलेक्ट्रॉन और दे दो तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। समझ गए बात, देखो क्या ये इसका O2 का है, ये किसका है, O2 का फॉर्म है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, एक बॉन्डिंग में प्रेजेंट होगा, एक बॉन्डिंग में प्रेजेंट होगा। देखो अब क्या हुआ, यहां पर भी एक क्या है तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर भी क्या है तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या था तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। समझ गए बात। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो 1/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने होंगे, वो तो 10 ही होंगे, ठीक, माइनस देखो कितना आएगा 2 4 और 3, 2 4 3 मतलब कितने होगा तुम्हारे 2, यहाँ पे 4 और फिर 3 7, ये होगा 7, मतलब क्या होगा 3/2, ये हो गया 3/2 मतलब 1.5, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है O2- का 1.5। समझ गए बात। अब एक चीज और आई हमारी कैसे, O2- मतलब परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड में क्या होगा, एक ऑक्सीजन के पास एक और ज्यादा होगा, मतलब अभी एक माइनस था तो 17 थे, अब O2- है, मतलब कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 18, अब 18 होंगे तो यहां पर भी एक और इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दो, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तुमने उधर दे दिया तो क्या होगा, अब सिर्फ चेंज किस में आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये वाला हो जाएगा अब पेयर्ड, ये वाला हो जाएगा पेयर्ड, क्योंकि px में ही जाएगा, py में ही जाएगा। अब जो वैकेंट है pz के पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो pz में नहीं गया। अगर तुम बोल रहे हो कि ये pz के पास तो प्रेजेंट है, लेकिन हमने इधर दे दिया ना, हमने बॉन्डिंग में पहले दे दिया, ठीक है, चलो ये तो समझ गए। अब देखो सारे के सारे जो हैं वो एकदम पेयर्ड है, पेयर्ड हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, देखो ये 2 2 2 4, ये कितने हैं 6 10, तो ये रहेंगे, ये होगा 10। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे कितने हैं 2 4 और यहाँ पे कितने हैं टोटल 4, कितने होगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2/2 मतलब हो जाएगा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका 1। समझ गए बात, ठीक है, समझ गए। एक ही से हमने निकाल लिया पूरा, क्योंकि बार बार बनाते तो वो थोड़ा सा क्या होता, तुम भी सोचते कि फिर से बना दिया, सिर्फ चेंज होगा तुम्हारा 2p ये वाला। समझ गए ना ये, ठीक है, समझ गए बात। चलो कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, अब हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं हम एक बार। देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है 2.5, किसका है तुम्हारा O2+ का, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी O2+ की। बॉन्ड ऑर्डर भी लिख लेते हैं एक बार अच्छे से हम, बॉन्ड ऑर्डर O2- का कितना है, O2+ का कितना है तुम्हारा 2.5, है ना। चलो उसके बाद किसका है तुम्हारा, फिर है तुम्हारा ऑक्सीजन का, कितना आया था O2 का आया था तुम्हारा, बॉन्ड ऑर्डर आया था 2।
उसके बाद देखो किसका आया था हमारा, सुपर ऑक्साइड का आया था। सुपर ऑक्साइड का कितना है तुम्हारा, O2 माइनस का है तुम्हारा 1.5, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लास्ट बचा क्या, तुम्हारा O2 माइनस, O2 माइनस, ठीक है। वो क्या है तुम्हारा पर ऑक्साइड, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 1, समझ गए बात, ठीक है। और सिर्फ डायमैग्नेटिक कौन सा है तुम्हारा, O2 माइनस, ये है तुम्हारा डायमैग्नेटिक। और ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, समझ गए बात, ठीक है। तो ये कुछ तुम्हें बस ऐसे निकालना है। और देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, अगर तुम इसका सम करोगे तो तुम्हें टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे कि कितने मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को गिन लोगे तो तुमने टोटल इलेक्ट्रॉन जितने डिस्ट्रीब्यूट करें वो आ जाएंगे, है ना। देखो हमने ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन लिए भाई, हमने लिए कितने 16, ठीक है। ऑक्सीजन 2+ में मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमने इलेक्ट्रॉन लिए 15। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन 17 और O2 माइनस में हमने लिए थे 18, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था हमने MOT में, उससे हमने निकाला था बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चला स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी, और MOT के स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि अगर तुम्हारा सारे के सारे क्या है पेयर्ड है तो वो क्या है तुम्हारा डायमैग्नेटिक, और अगर तुम्हारे कुछ भी अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन भी अगर छूट गया तो वो है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक, समझ गए बात, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन शोन इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हम प्लस और माइनस साइन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बताता है हमें वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये नोट कर लो कि जो प्लस और माइनस साइन है, जो प्लस एंड जो क्या है माइनस साइन है, ठीक है, वो चार्ज नहीं बताता, चार्ज को नहीं बताता, ठीक है। डज नॉट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन वेव फंक्शंस, ठीक है भाई। वो किसी भी वेव का क्या नहीं बताता, वो चार्ज नहीं बताता। अब वो बताता क्या है, अगर ये नहीं बताता तो वो बताता है नेचर ऑफ द वेव, नेचर ऑफ द वेव। जो प्लस और माइनस साइन है मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो बताता है तुम्हारा नेचर, किसका नेचर, वेव का, नेचर ऑफ द वेव, समझ गए बात, ठीक है। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा। देखो अब स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, एन ऑर्बिटल इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन। पिक्टोरियल मतलब क्या होता है, मतलब तुम इसको बोल सकते हो फोटोग्राफिक टाइप का, फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स क्या है, एक फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑफ वेव फंक्शन का, ठीक है। ऐसे समझो, दो द प्लस एंड माइनस साइन डू नॉट रिप्रेजेंट चार्ज बट इंस्टेड दे रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन को हम कैसे शो करते हैं, साई से, समझ गए बात। इसकी स्पेलिंग साई SI नहीं है, ये क्या है PSI है, ठीक है। तो जो है क्या होगा तुम्हारा सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन का नेचर, मतलब पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं बताता कि किसी की वेव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये सब नहीं बताता, ठीक है, समझ गए ये बात, ठीक। चलो उससे हमने एक चीज़ और देखी थी ना, याद आ रहा है वो, कि अगर कोई अगर हम किसी भी वेव फंक्शन को हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा, बॉन्डिंग बनता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं हम, ठीक है। और अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम उसको क्या करते हो, ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो क्या बनता है तुम्हारा, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। जब उसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग बनता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, जब तुम प्लस करते हो तो क्या बनता है तुम्हारा, जब तुम प्लस करते हो तो कौन सा बनता है, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, यही बनता है। और यहाँ पर क्या बनता है तुम्हारा, डिस्ट्रक्टिव, इसका उल्टा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और तुम वेव फंक्शन को कैसे मान लो, एक वेव फंक्शन है तुम्हारा A, ठीक, प्लस
तुम्हारा एक वेव फंक्शन है b, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव। तो ऐसे कुछ शो करते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या नहीं रहता, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं है इसके ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस वेव जो है ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, समझ गए बात। ठीक, तो ये यूज होता है उसका कि नेचर ऑफ तुम बताते हो वेव फंक्शन, समझ गए। चलो ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38th क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5। PCl5 का हमें क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें क्या हो रहा है, वाई आर दी एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो जो एक्सियल बॉन्ड है जो, ठीक, वो बड़े क्यों होते हैं किससे, मतलब लॉन्गर, लंबे क्यों होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो ये बताना है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, तो चलो वही देखते हैं। मतलब बात किसकी चल रही है, फॉस्फोरस की। ठीक है, तो लिखते हैं हम ग्राउंड स्टेट फॉस्फोरस की। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है इसका कितना, 15, एटॉमिक नंबर होता है इसका 15, तो Z इज इक्वल टू 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वैलेंसी शेल का लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 3s2, ये आएगा तुम्हारा 3s2, उसके बाद आएगा तुम्हारा 3p3, ये आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, सीधे वैलेंस शेल का लिख दिया मैंने, है ना। अब क्या होगा, जब ये एक्साइट होगा, जब एक्साइटिंग स्टेट में जाएगा तो कौन सा, अब एक बात बताओ, ये है कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में एक और चीज़ होगी क्या, dv तो वैकेंट होगा, 3dv तो क्या होगा तुम्हारा वैकेंट होगा। तो देखो इसके पास 3d वैकेंट है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज है कौन सा 3s2 में, वो क्या होगा, वो जंप कर जाएगा एक्साइटिंग स्टेट में, तो क्या होगा, ये यहाँ पर ये जो है इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब जंप करके वो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो पेयर हो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो 3d5 में, ये देखो यहाँ पे 5 ऑर्बिट होंगे ना, 1 2 3 1 2 3 और ये 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 होते हैं ना इसमें ऑर्बिटल। देखो ये करेगा, ये यहाँ पे जंप कर जाएगा इधर। ठीक है, तो अब बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। देखो एक S पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 P कर रहे हैं और एक D कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, एक S 3P और 1 D, तो ये क्या हो जाएगा sp3d, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो dsp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, dsp3। ठीक है, तो ये बनेगा क्या तुम्हारा, ये फॉस्फोरस है, ठीक है, और 5 बॉन्ड पेयर बनेंगे। ये तुम्हें दिख रहा है, इसमें कोई तुम्हें लोन पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ठीक, तो देखो अब होगा क्या कि इसके पास बनेंगे 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, है ना। बस समझते जाओ, अभी अपन पूरे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, तो जो 3 बॉन्ड रहेंगे वो होते हैं कौन से, इक्वेटोरियल बॉन्ड, वो होते हैं कौन से, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो 2 बॉन्ड रहेंगे वो होते हैं तुम्हारे एक्सियल बॉन्ड। अब इक्वेटोरियल और एक्सियल होता क्या है, अब जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना वो क्या है, सेम प्लेन पर रहेंगे। ठीक है, सेम प्लेन पर रहेंगे, उसी प्लेन पर रहेंगे विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। समझ गए बात। ठीक है, अब जो इक्वेटोरियल है, मतलब जो एक्सियल है, वो उस प्लेन पर अबव और बिलो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो कहां पर रहेंगे, प्लेन पर तो रहेंगे, अबव एंड बिलो ऑफ द प्लेन, अबव और बिलो रहेंगे तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलो एक बार हम वो देख लेते हैं कैसे प्रेजेंट रहेंगे। देखो क्या बोला, फॉस्फोरस रहेगा सेंटर में, ठीक, उसके बाद क्लोरीन यहां पर एक प्रेजेंट रहेगा यहां पर, और एक रहेगा इधर, है ना। ये होगा तुम्हारे 3 कौन से बॉन्ड, ये होगा तुम्हारे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, है ना, 3 होगा तुम्हारे इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब जो 2 हैं वो कहां पे रहेंगे, अबव और बिलो दी प्लेन, दिख रहा है, अबव और बिलो दी प्लेन। तो अब ये बताओ इसमें से स्ट्रक्चर कौन सा बना तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर कौन सा बना, जरा बताना, बताओ जरा स्ट्रक्चर बताओ इसका। ये बताओ dsp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, dsp3 का स्ट्रक्चर ये पढ़ा है ना हमने, अभी बीच में हमने ये पढ़ चुके हैं हम, है ना, भूलना नहीं। ये देखो ये तुम्हें कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो देखो तुम्हें ट्राइगोनल कैसे दिख रहा है, देखो ये बात, ये दिख रहा है तुम्हें ट्राइगोनल इन शेप, दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर,
ट्रायगोनल शेप दिख रहा है तुम्हें, ठीक, ये जो है पूरा ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें पूरा, ये देखो। अब बात आती है, ये तो उसका अरेंजमेंट हो गया। पहला क्या है, ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, ये है कौन से बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड है, ये क्या है, अबव और बिलो द प्लेन पे प्रेजेंट है। अब ये क्या पे तुम्हारे सेम प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है जिसपे फॉस्फोरस है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो जो 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, वो 5 कॉर्नर को क्या करेंगे, 5 कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे। और किसके कॉर्नर पे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल के। अब बात आती है कि भाई जो एक्सियल बॉन्ड हैं वो लंबे क्यों होते हैं, मतलब लॉन्गर क्यों होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि रीजन देखो, चलो रीजन तो अब तक तुम लोग ने दिमाग में लगा ही लिया होगा कि ये जो 3 बॉन्ड हैं, जो 3 बॉन्ड हैं ये करेंगे रिपल। अब मैं अगर एक क्या करूं, एक टर्म में बोलूं तो क्या होगा, जो 3 बॉन्ड, कौन से 3 बॉन्ड हैं, वो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं वो करेंगे रिपल। किसको करेंगे रिपल, और वो करेंगे एक्सियल बॉन्ड को रिपल। एक्सियल बॉन्ड को वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब ये 2 क्लोरीन को ये करेंगे रिपल, ठीक है, अगर ये शॉर्टर रेंज में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके कारण वो रिपल्शन को मिनिमम करने के कारण एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जो एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल बॉन्ड की जो क्या है बॉन्ड लेंथ है, वो होती है 219 पिकोमीटर कुछ, ठीक है। और जो इक्वेटोरियल है, ठीक है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कुछ होती है 204 पिकोमीटर, ठीक है। तो देखो यहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा था। ये जो बॉन्ड है इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ये वाले जो बॉन्ड है, ठीक है, ये भी किसको करेगा, रिपल। समझ गए बात, ये करेगा इसको रिपल, जिसके कारण क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब ये चीज, एक और चीज तुमसे पूछ सकता है कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो वीक क्यों होते हैं, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं तुमसे कि एक्सियल बॉन्ड है वो वीक क्यों होते हैं इक्वेटोरियल से। तो क्या आंसर दोगे तुम, देखो सिंपल, ये तो तुम समझाओगे कि रिपल्शन के कारण क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब तुम्हें एक चीज और पता है, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, मतलब जितनी बहुत ही कम एनर्जी लगेगी उसको बॉन्ड को तोड़ने में, मतलब वो क्या हो गया, वीक बॉन्ड हो गया ना। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगी, मतलब तुम क्या बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो एक एटम की दूसरे एटम के साथ, वो जो ज्वाइन है जिस चीज से, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ गई तो जो फोर्स था जिससे वो खींच रहा था उसको, वो भी कम हो गया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो क्या हो गया, वो बॉन्ड वीक हो गया, ठीक है। तो वो तुमसे ये भी पूछ सकता है, समझ गए। शेप क्या है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, समझ गए इतना, ठीक है। ये आंसर मिल गया हमें कि एक्सियल बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि रिपल्शन होता है भाई। क्या होता है तुम्हारा, रिपल्शन होता है, किस किस के बीच में, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल के बीच में, समझ गए। ये हो गया हमारा ये वाला आंसर। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। अब हमारा क्या है कि डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन दी वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो समझते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, एक एटम जिसका जो हाइड्रोजन है वो कोवेलेंटली बाउंड हो, ठीक है। चलो हम एग्जांपल किसका लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं HOEH, ठीक है, हम इसका बात करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये आपस में किससे बाउंड है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में किस चीज से बाउंडेड है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से। ये ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, समझ गए। अब एक और मॉलिक्यूल आ जाए किसका, हाइड्रोजन, मतलब वाटर का, हाइड्रोजन मतलब किसका, हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है जो कि कोवेलेंटली बाउंड है, और जो एक और एटम आ जाए वाटर मॉलिक्यूल का, उसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसके हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक बॉन्ड बना लेगा और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्यों बना, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और इसको ही हम क्या बोल सकते हैं,
ये मैं बोल सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण बना, क्योंकि ये ज़्यादा क्या है तुम्हारा नेगेटिव है और ये तुम्हारा पॉजिटिव है, तो दोनों के पास तो चार्ज आ गए, तो चार्ज के बीच में जो भी बॉन्ड बनते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं ना उनको हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एटम है, ठीक है, वो बॉन्ड बनाता है, फॉर्म्स बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और कौन सा हाइड्रोजन एटम, जो कि दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है, समझ गए बात। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल देखो, ये कोवेलेंट बॉन्डेड है ना, और अब ये इसी का जो हाइड्रोजन है क्या बना रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझिए बात। और इसलिए ये क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है ये, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, समझ रहे हो, किसी ना किसी थोड़े बहुत चार्ज के कारण ही बना ना ये बॉन्ड, इसलिए इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन, फिर होता है तुम्हारा ऑक्सीजन, फिर होता है तुम्हारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो इन सब के बीच में बनता है तुम्हारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि HF के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे और क्या है तुम्हारा H2O, तो एग्जाम्पल है ही ना, समझिए बात। देखो तो ऐसे बनता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स जो रहता है वो वीक फोर्स रहता है, ठीक है, वीक फोर्स रहता है, वो नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में लगने वाला वीक फोर्स होता है। कौन सा होता है वो, वंडरवॉल फोर्स। वो कौन कौन के बीच में लगता है, डायपोल इंड्यूस डायपोल, पढ़ा है हमने, इसके भी 4 टाइप थे ना, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, आयन इंड्यूस डायपोल, पढ़ा है सब, ठीक है। तो वो उसके बीच में लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन किसके बीच में लगता है, नॉन पोलर के बीच में, ज्यादातर कंपाउंड के बीच में ये लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये यहां पर कोई भी चार्ज इन्वॉल्व ही नहीं होगा। नॉन पोलर ही बात ही आ गई ना, नॉन पोलर कोई चार्ज इन्वॉल्व ही नहीं होगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वीक, ये हो जाएगा वीक। तो आप कंपेयर करोगे तुम हाइड्रोजन बॉन्ड को किसके साथ, वंडरवॉल फोर्स के साथ, तो क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, किससे, वंडरवॉल फोर्स से, समझ गए बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ ये स्ट्रांग बॉन्ड है, वीक तो नहीं है। वीक कौन सा तुम्हारा, वंडरवॉल। समझ गए आंसर, ठीक है, अच्छे से समझ गए होगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज मेंट बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, ये सब, इन सब के तो हम अभी एक क्वेश्चन में देख ही चुके हैं, बस नाइट्रोजन का भी बचा है, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे, एक दो देख लेंगे अपन, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है कि दो एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा निकल के आता है 2, तो मतलब 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर होता है, हमने निकाला भी हुआ है। सबसे पहले तुम्हें दिया है नाइट्रोजन, निकालते हैं हम इसका, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। और अभी तुम्हें क्या दिया है, N2 दिया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p3, यही आएगा। ये हो गया एक एटम का, लेकिन ये किससे कितने से मिलके बना है, ये 2 से मिलके बना है। तो देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूं 1s2 का, ये आएगा 1s2, ये होगा एक नाइट्रोजन का। फिर ठीक है दूसरा नाइट्रोजन भी लगाओ, यहां पर क्या होगा, ये भी होगा 1s2, ठीक। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, जरा बताओ। यहां पर तुम्हारा प्रेजेंट होता है एंटी बॉन्डिंग, और नीचे तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, बॉन्डिंग। अब ये नीचे क्यों होता है, इसका आंसर बताओ। नीचे क्यों होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे देगा, ठीक है। अब दोनों के दोनों सेम स्पिन से हम नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल भी पढ़ा है, ठीक। अब क्या कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, तो एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे शो करते हैं, एस और एस ओवरलैपिंग से क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा 1s2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा सिग्मा, एनर्जी ज़्यादा है, समझ रहे हो, एनर्जी ज़्यादा है। कौन से इंटरफेरेंस से बने होंगे, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने होंगे, तो उसको हम बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
समझ गए बात अभी तक। अब उसके बाद आता है तुम्हारा, ये तो हो गया 1s2, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया दोनों एटम का। अब इसकी बात करते हैं, इसके पास क्या होगा, 2s2 भी होगा, तो सिमिलरली वैसे ही जाएगा, ये हो जाएगा 2s2 एक नाइट्रोजन का, ये हो गया 2 नाइट्रोजन का। ठीक, बस बनाते चलो। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे होगा फिर से एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, बॉन्डिंग। समझ गए बात। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये भी देगा इसको, तो ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। ठीक, चलो ये तो हम समझ गए। उसके बाद अब इसका नाम क्या पड़ेगा, यहाँ पे भी 2s है, s और s ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या होगा, सिग्मा। अब कौन सा ऑर्बिटल है ये, 2s। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 रख देंगे हम। इसके बाद इसका नाम क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब तक तो समझ ही गए, है ना। अब हम बात करते हैं 2p3 की, 2p3 की। तो चलो 2p3 बनाओ जरा, ये बनाओ, यहाँ पे बनेगा 3, और इसको क्या बोलते हैं हम, हाफ फिल्ड। फुल फिल्ड कब होता है, जब पूरे के पूरे पेयर होते। यहाँ पर ही बनाओ, ये हो गया दूसरे का। ठीक, अब क्या बनेगा, यहां पर तुमको बनाने पड़ेंगे ऑर्बिटल। ठीक, अब बात बस एक आती है, जरा समझो, ऑक्सीजन में ये जो 2pz होता है वो नीचे होता है, समझ गए। ये जो 2pz जो ऑर्बिटल है वो नीचे होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन नाइट्रोजन में नहीं होता है, नाइट्रोजन में ऊपर ही होता है। समझ गए बात। अब ध्यान से देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जो 2px का x में जाएगा, तो इसको x में डाल दो। समझ गए बात। सिमिलरली इसका भी किस पे जाएगा, x में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कर दो, ये क्या 2py जाएगा इसमें, फिर यहाँ पे क्या 2py जाएगा इसमें, 2pz जाएगा इसमें, और 2pz भी इसमें जाएगा। ठीक, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं एंटी बॉन्डिंग में डालने के लिए। ठीक है, अब मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा, ये देखो, यहाँ पर py ओवरलैपिंग से क्या बनता है, py अगर py ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये, और p ऑर्बिटल के पास कितनी एक्सेस होती हैं, x y z। समझ गए। अगर d की बात करेंगे तो dxy भी होता है, ठीक है, dxx भी होता है। समझ गए। चलो देखो, यहाँ पर क्या है, px बनेगा, py और pz। तो पहला वाला क्या है तुम्हारा, px की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा ये बताओ। देखो px की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा, ये हो गया पाई, है ना, ये हो गया पाई px, और कितना px, 2px। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2py 2, और पाई 2 पाई py 2। यहाँ पे z है, तो ये क्या होगा, z ओवरलैपिंग से क्या बनता है तुम्हारा, सिग्मा बनता है ना, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा 2pz2। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा ना हमें। और बाकी ये सब क्या है तुम्हारे, एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरा है उधर। समझ गए बात। ये तो ऐसे हो गया। अब हमें निकालना था बॉन्ड ऑर्डर। समझ गए, ये तो हम बस ऐसे ही समझा रहा था मैं। ठीक है, इससे ही निकलेगा, वैसे ऐसा नहीं है कि क्या करा दिया, टाइम वेस्ट। देखो ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, हाफ करते हैं जितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है माइनस जितने नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो काउंट करना जरा, बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, 1/2, ये हो जाएगा 10 माइनस। उसके बाद अब ये बताओ एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो 2 + 2 + 0 कितने हो गए, 4। ठीक है, आएगा कितना, 6 आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। मतलब तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला नाइट्रोजन के लिए, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो होगा उसके बीच में होंगे ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए ये बात। ठीक है, तो ऐसे निकला तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। देखो अब ऑक्सीजन का देखते हैं, इसमें मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है उसका 8, सबको पता है 8 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, 2p4 होता है ना। ये होता है ऑक्सीजन का। ये हो गया एक ऑक्सीजन के लिए, दूसरे एटम के लिए भी सेम ही होगा। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, बस यहाँ पर सिर्फ पूरा का पूरा, ये तो पूरा चेंज सेम ही रहेगा ना, 1s2 2s2 तो सेम ही रहेगा। उसके बाद चेंज किस में आएगा, सिर्फ p ऑर्बिटल में चेंज आएगा ना। p ऑर्बिटल में क्यों होगा आएगा चेंज, क्योंकि यहाँ पर 4 होगा, वहाँ पर नाइट्रोजन के चांस में कितने थे, 3 थे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा 4 होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एक बॉन्ड।
ठीक, चलो तो होगा क्या, सेम का सेम फुलफिल होगा। पहले तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा px का, फिर ये देगा, है ना, फिर ये यहाँ पे देगा, तो फिर ये वाला भी देगा, समझ गए। तो pz देगा तो यहाँ पे भी pz देगा, समझ गए बात, इतना तो हम समझ गए। अब देखो इसने एक दिया तो इसके पास एक तो बच गया, इसने जब हमें एक दिया तो इसके पास एक तो बच गया, इसने भी हमें क्या दिया, एक ही तो दिया था, ठीक है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, समझ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका भी तो बचा, समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी तो बचा, तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, समझ गए ना ये बात, इतना समझ गए, चलो ठीक है, तो हम समझ गए अब, है ना। अब क्या होगा तुम्हारा, देखो अब क्या होगा, इसमें से तुम्हें अब ये हो गया हमारे O2 मॉलिक्यूल का, ठीक है, ये हमारे किसका हो गया, O2 मॉलिक्यूल का, है ना। तो देखो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना जरा, क्या आएगा, 2 4, यहाँ पे कितने 6, तो होगा ये 10, ठीक है। तो 1/2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है, 2 4 और यहाँ पे कितने 6, ये हो जाएगा 6, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या बना रहे हैं तुम्हारे, 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2 हो गया, समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखते हैं हम, देखो अब हमारा दूसरा कौन सा है, हमारा दूसरा है O2 प्लस मतलब कि 2 मॉलिक्यूल है ना, मतलब 2 एटम है ना उसमें ऑक्सीजन में, तो क्या होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 16 थे, मॉलिक्यूल की बात चल रही है ना, एक एटम के पास 8, 2 के पास 16, अब कितने हो गए, 15 हो गए, क्योंकि एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर वापस से 2p3 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मान लेते हैं हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये बताओ, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, एडिशनली जुड़ा हुआ था ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ था, अब वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ दे दिया, अब बचा इसे एक्स्ट्रा किसके पास है, सिर्फ इसके पास है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, समझ गए बात। चलो इतना तो हम समझ गए। अब बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा जरा बताना, नंबर ऑफ क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग जो है, मतलब बॉन्डिंग है वो तो सेम ही रहेंगे, 10 ही रहेंगे, क्योंकि चेंज सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है। अब कितने प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग में, देखो जरा 2 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5, तो कितना हो जाएगा ये 5/2 मतलब 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका बॉन्ड ऑर्डर आया है 2.5, इतना समझ गए हम, ठीक है। अब देखो अब और क्या होगा इसमें, अब बात किसकी आती है हमारी, O2 माइनस की। जैसे एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया था, मतलब दे दिया था ना एक इलेक्ट्रॉन O+ में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, मतलब उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 ना हो गए 17 हो गए, है ना, 17 हो गए। अब क्या होगा, मतलब ये है किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p4, ये किसका है, O2 का है। अब एक इलेक्ट्रॉन देना है तो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन, किसी एक के पास ही देना है, मगर समझ गए, किसी एक के पास ही देना है। देखो अब क्या होगा, ये है O2 माइनस का। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये सब इनने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, अभी भी कितने बचे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना। अब 2py ने दिया तो 2py इसने भी दिया, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब इसके पास ये एक Z में देगा तो ये भी Z में देगा, इन दोनों के पास Z अब ऑर्बिटल खाली हो गया। अब क्या क्या बचा, 2 इसके पास बची, एक इसके पास बचा, ठीक है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे देगा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ये भी यहाँ पे देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा इधर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा इधर, समझ गए बात, इतना तो समझ गए। अब इसके बाद ये बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो ये 10 तो टोटल रहेंगे बॉन्डिंग के, बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब एंटी बॉन्डिंग की जरा गिनना, 2 4, ठीक है, और यहाँ पे कितने 3, 2 4 और यहाँ पे कितने 3, मतलब कितने होगा 7, मतलब क्या है तुम्हारा 3/2 मतलब 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका 1.5, समझ गए बात, ठीक है। तो ऐसे निकलता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, समझ गए बात। तो यहाँ पे हमारे ये वाले क्वेश्चन होते हैं खत्म, ठीक है। चलो तो अब इसके साथ ये वाले क्वेश्चन के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ही फिनिश हो गया है, ठीक है, ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद है बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्या थे, थ्योरी वगैरह थे, तो वो ध्यान में रखना, जैसे वेस्पर थ्योरी था और MOT था, तो ये सब पूछा भी जाता है, ठीक है। LCAO था,
तो ये सब बहुत अच्छे से पूछा जाता है और अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। और हमने इसमें क्या देखा है कि जो वाटर का जो है वो लीनियर क्यों नहीं होता, हमने बैंड देखा, हमने बहुत सब चीज़ें देखा है, बॉन्ड ऑर्डर देखा है हमने, बॉन्ड रिपल्शन देखा है, किसका रिपल्शन ज़्यादा होता था। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं और चैप्टर भी ख़त्म करते हैं, ठीक। मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे? चलो अब तो तुम्हें भी याद हो गई है, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।